हेलो दोस्तों, न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो पिछले सप्ताह की जो भी प्रमुख खबरें रही हैं, महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं परीक्षाओं में, उनको हम मैप में यहाँ पर लोकेट करेंगे और उससे संबंधित खबरों को देखेंगे। तो जो आज का हमारा प्रोग्राम है वह है न्यूज ऑन मैप। तो चलिए पहले पिछले सेशन में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया गया था उससे हम शुरुआत करते हैं और आगे बात करते हैं। तो सवाल जो पूछा गया था उसमें था सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना था और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना था। तो सूची 1 में दिया गया है मध्य भारत की पहाड़ी श्रृंखला, जिसमें 4 श्रृंखलाओं के नाम हैं, जैसे सतपुड़ा, महादेव, विंध्य और मैकल। और सूची 2 में दिया गया है मानचित्र, जिसमें इनकी नंबरिंग की गई है और इसमें हमको बताना है कि किस नंबर पर कौन सी पहाड़ी आएगी, पहाड़ी श्रृंखला आएगी। तो मैप में अगर हम इनको लोकेट करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है विंध्य रेंज, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद है सतपुड़ा रेंज, उसके बाद है महादेव हिल्स और उसके बाद है मैकाल रेंज। यानी अगर इनका जो क्रम हम बनाए, क्रम बनेगा विंध्य, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। तो यहाँ आएगी विंध्य पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आएगी सतपुड़ा यानी ए, तीसरे नंबर पर आएगी महादेव यानी बी और चौथे नंबर पर आएगा डी। यानी जो क्रम बनेगा सी, ए, बी और डी, इस हिसाब से आपको इसका उत्तर देना है। ठीक, चलिए तो आज का पहला सवाल क्या कहता है, क्या खबर है। तो विश्व के बड़े गेहूं उत्पादकों में शामिल रूस और यूक्रेन इन दिनों युद्ध की स्थिति में है, जैसा आप सब जानते ही हैं। तो दोनों ही देश गेहूं के टॉप 5 निर्यातकों में शामिल हैं। ठीक, मिस्र जैसे देश गेहूं का अधिकांश हिस्सा यहीं से आयात करते हैं। ऐसे में युद्ध के बीच गेहूं की आपूर्ति रुकना इन देशों को भी प्रभावित करेगी। जाहिर सी बात है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रभाव, वैश्विक युद्ध का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तो विश्व में कहीं भी जो भी प्रोड्यूसर्स कंट्रीज हैं, अगर उनके बीच में ऐसी कोई स्थितियां बनती हैं तो उनके द्वारा किया जाने वाला जो व्यापार है वह प्रभावित होता है। सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लगभग समान जलवायु या वनस्पति क्षेत्रों को दर्शाता है। तो एक समान जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं उसके आधार पर हमको इसका उत्तर देना है। पहला जो विकल्प है वह कहता है यूरेशियाई स्टेपीज, प्रेरीज, वेल्स, डाउन्स और मंचूरिया मैदान। उसके बाद है चैपरल, माकी, मेटोरल, भूमध्य सागरीय झाड़ी प्रदेश और साहिल। उसके बाद है साहेल, नटाल एवं खाड़ी प्रकार की जलवायु, पंपाज और पुस्ताज। और उसके बाद है कंपास, कोंगो बेसिन, अमेजोन बेसिन और साइबेरियाई प्रदेश। तो हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है, यानी जिस क्रम में ये दिए हुए हैं ये सभी एक ही जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं या नहीं। तो पहले विकल्प से हम शुरू करते हैं। पहले विकल्प में दिया हुआ है यूरेशियाई स्टेपीज, प्रेरीज, वेल्ड, डाउन्स और मंचूरिया मैदान। तो इसमें लोकेट करते हैं। तो यहां पर है, ये है यूरेशियाई स्टेपीज। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रेरीज कहां पर है, तो ये यहां पर प्रेरीज है। उसके बाद वेल्स, डाउन्स, वेल्स यहां पर है और डाउन्स यहां पर आएगा ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्से में, यहां। अब कौन सा बचा, एक और बचा मंचूरिया मैदान, तो वो वाला हिस्सा यहां पर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी जो है शीतोष्ण घास के मैदान हैं और एक समान सुमेलित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तर हमें मिल गया है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, लेकिन उसके बाद के जो दिए हुए हैं उनको भी हम एक बार देख ले। अगला है चैपरल, माकी, ये कहां पर आते हैं। तो चैपरल ये कैलिफोर्निया वाला जो हिस्सा है, ये है चैपरल। माकी आएगा यहां पर। उसके बाद है मेटोरल, भूमध्य सागरीय खाड़ी प्रदेश और साहिल। मेटोरल आएगा यहां पर। और ये पूरा जो एरिया है भूमध्य सागरीय खाड़ी प्रदेश वाला है। और अब बचा साहिल। तो याद रखिए इस वाले मैप में साहिल की उपस्थिति नहीं है, साहिल यहां पर है। इसलिए जब साहिल उसमें मौजूद नहीं है इसलिए वो विकल्प एलिमिनेट हो जाता है। अगला जो विकल्प है उसमें क्या कहा है, उसमें कहा है साहिल, नटाल
एवं खाड़ी प्रकार की जलवायु, पंपाज और पुस्ताज। इसको देख लें। तो ये है नटाल का एरिया, यहां पर है पंपास, यहां पर आएगा पुस्ताज, और एक जो गल्फ टाइप एरिया है वो यहाँ ये वाला है, गल्फ टाइप यानी खाड़ी प्रकार। ठीक है, और ये चीन तुल्य जलवायु का एरिया है। अब एक और जो विकल्प बचा है उसको भी देख लेते हैं। अब बचा है कंपास, कॉन्गो बेसिन, अमेज़न बेसिन और साइबेरियाई प्रदेश। तो यहां पर दिया हुआ है कंपास। ये है अमेज़न बेसिन, यहां पर कॉन्गो बेसिन, और यहां पर साइबेरियाई प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रश्न के लगभग जो भी विकल्प हैं हमने उनको लोकेट कर लिया। चलिए अगला सवाल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत सरकार यूक्रेन के पश्चिमी पड़ोसी देशों से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है। सवाल क्या बनता है? डैन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब डैन्यूब नदी से संबंधित ये सवाल है जिसमें बहुत सारे एरियाज अभी हम देखेंगे। आगे कहा गया है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से शुरू होने वाली यह नदी दक्षिण पूर्व यानी अलग अलग विसर्पों के साथ दक्षिण पूर्व की तरफ लगभग 2800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ब्लैक सी में गिरती है। अभी हम देखेंगे। इस नदी का मुख्य प्रवाह 10 यूरोपीय देशों से होता है। ठीक, लेकिन खास बात यह है कि इनमें से कुछ देशों की राजधानियां इसी नदी पर हैं। आपको बताना यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन देशों को दर्शाता है जहां से यह नदी गुजरती तो है लेकिन उनकी राजधानी इस नदी के किनारे पर नहीं है। तो ऐसे विकल्पों को हमें तलाशना है जिन यानी इस लिस्ट में वो देश शामिल होंगे जहां से ये नदी गुजरती है, लेकिन हमें ये बताना है कि किस जो देश है उसकी राजधानी यहाँ पर उस नदी पर मौजूद है, उस नदी के मुहाने पर मौजूद है। पहले जो विकल्प दिए हुए हैं ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, उससे हम शुरू करते हैं। तो सवाल के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। ये है जर्मनी और यहाँ पर है ब्लैक फॉरेस्ट और यहाँ से निकल रही है यह नदी और यहाँ से जाकर के आगे ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी में आकर के गिर रही है यहाँ एक कैनाल के जरिए भी। ठीक, डैन्यूब नदी की बात है। अब उन राजधानियों को हम पहले देखते हैं जो इसके एरिया में मौजूद हैं। पहली तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है वियना, यह है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। उसके बाद आगे बढ़ें, यहाँ पर हमें दिख रही है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा यहाँ मौजूद है। उसके बाद हंगरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। उसके बाद सर्बिया, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड यहाँ पर मौजूद है। अब हमें उन 10 देशों को भी लोकेट कर लेना है जो इसके एरिया में आते हैं। तो पहला जर्मनी ही है, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा स्लोवाकिया, एक और देश यहाँ पर आता है हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, उसके बाद आता है बुल्गारिया, यहाँ रोमानिया, उसके बाद मोल्डोवा और यूक्रेन। तो बाकी देशों की जो राजधानी है वो इसके अंतर्गत नहीं आती। हमने जिन देशों की बात की है वो इसमें शामिल हैं। तो एक बार अगर हम इसका आंसर निकालें तो ऑस्ट्रिया की वियना, हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट और तीसरी सर्बिया, सर्बिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, ये तीनों आती हैं। इस लिहाज से ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद रोमानिया, यूक्रेन, क्रोएशिया और मोल्डोवा, इनकी राजधानियां नहीं आती, इसलिए ये इसका सही उत्तर होगा। तो अब अगर हम आगे बढ़ के देखें तो इसमें ऐसे विकल्प मौजूद होंगे दोनों में जिनकी राजधानी आती है, जैसे स्लोवाकिया यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी आएगा, जिन देशों की राजधानी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो डैन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
पहली नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। और तीसरी कौन सी है? नीपर नदी। याद रखिएगा इस फैक्ट को। चलिए अगली खबर कहती है, रूस को कमजोर करने के लिहाज से तुर्की कुछ दिनों में मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन का उपयोग अपने रणनीतिक समुद्री रास्तों यानी स्ट्रेट्स को बंद कर सकता है। अपने रणनीतिक समुद्री रास्तों को तुर्की बंद कर सकता है। ठीक, सवाल क्या बनता है, अगर किन्हीं कारणों से बॉस्फोरस स्ट्रेट का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है तो इससे किन दो क्षेत्रों के बीच में शिपिंग रूट बाधित होगा या बंद हो जाएगा? स्ट्रेट ध्यान से सुनिएगा, बॉस्फोरस स्ट्रेट। ऑप्शन है हमारे पास काला सागर और कैस्पियन सागर, दूसरा भूमध्य सागर और मार्मरा सागर, तीसरा काला सागर और अजोब सागर, चौथा भूमध्य सागर और काला सागर। तो मैप का सवाल है तो मैप में ही देख करके पता चलेगा कि बॉस्फोरस स्ट्रेट कहां पर है। जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं ये है ब्लैक सी, यहां पर है सी ऑफ अजोब यानी अजोब सागर, यहां पर है कर्च जलसंधि। उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आएगा सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर, और यहाँ पर है बॉस्फोरस जलसंधि यहाँ पर। ठीक, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एजियन सागर आएगा और यहाँ पर आएगी डार्डेनल्स जलसंधि, और आगे जाकर के हमें मिल जाएगा भूमध्य सागर। अब विकल्पों के हिसाब से अगर हम देखें तो काला सागर और कैस्पियन सागर को कह रहा है कि बॉस्फोरस स्ट्रेट के बंद हो जाने से बाधित होगा। काला सागर यहाँ है, कैस्पियन सागर यहाँ नहीं है। पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला जो विकल्प है वो गलत है। आगे भूमध्य सागर और मार्मरा सागर, तो मार्मरा सागर यहाँ पर है, भूमध्य सागर यहाँ पर है, तो अगर जो बाधित होगा वो होगा यहाँ डार्डेनल्स स्ट्रेट। अगर इसको बाधित करेंगे तब मार्मरा और भूमध्य सागर के बीच में व्यापार बाधित होगा, तो जो दूसरा विकल्प है उसको भी नहीं लेंगे। अगला कहता है काला सागर और अजोब सागर, तो काला सागर ये है, अजोब सागर यहाँ है, इनके बीच में है कर्च जलसंधि, इस लिहाज से ये विकल्प भी गलत है। उसके बाद है भूमध्य सागर और काला सागर, इसको देख लें। काला सागर ये है, बॉस्फोरस स्ट्रेट अगर बाधित हो जाएगी तो भूमध्य सागर तक पहुंचने का एक जो रास्ता बनता है यहाँ से बाधित होगा। इस हिसाब से ये उत्तर को हम सही ठहरा सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये जो इस तरह की स्टेट्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जब क्वेश्चन बनता है तो हम भूल जाते हैं कहाँ पर कौन सी होगी, इसलिए यहाँ समझने के बाद एक बार अपने जो मानचित्र आपके पास है उसमें भी इसको लोकेट करिएगा, इन एरियाज को समझिएगा। ठीक, चलिए अगली खबर कहती है कि अमेरिका ने पिछले दिनों कोलंबिया के विद्रोही समूह FARC यानी रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया के विदेशी आतंकी संगठनों के तमगे को वापस ले लिया। उन्होंने कहा अब नहीं रह गया, जो भी है। तो सवाल क्या बना कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों से सटा हुआ है? तो मैप में अभी हम इसको देखेंगे, ऑप्शन समझ ले, इक्वेडोर, सूरीनाम, कोलंबिया और वेनेजुएला। तो ये वो एरिया है जहां पर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर मौजूद हैं। इसमें पहला विकल्प है इक्वेडोर का, तो इक्वेडोर यहाँ पर आएगा प्रशांत महासागर की तरफ। दूसरा है सूरीनाम और कोलंबिया, दूसरा तीसरा। तो सूरीनाम यहाँ पर है अटलांटिक की तरफ, एक और जो कोलंबिया है वो यहाँ पर है जो अटलांटिक और पैसिफिक दोनों से लगेगा, तो इसका विकल्प कोलंबिया आ जाएगा। और वेनेजुएला को देखें तो यहाँ पर है, केवल अटलांटिक की साइड मौजूद है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, कोलंबिया। ठीक है, चलिए अगली खबर, ब्राजील में भूस्खलन और बाढ़ के चलते मौत का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। तो ब्राजील से भी खबर इंपॉर्टेंट हो गई। तो हमें क्या सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भौगोलिक क्षेत्र दिए हुए हैं और अवस्थितियां दी हुई हैं। पहला कहा गया है मडीरा बेसिन, और उसके सामने जो लिखा हुआ है विकल्प वह है उत्तरी दक्षिण अमेरिका। दूसरा है द्रावा बेसिन, उत्तरी अमेरिका, और तीसरा है मिसिसिपी मिसौरी बेसिन, मध्य पूर्वी यूरोप। है बताना है कि कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन, या फिर केवल एक और दो। तो पहले हम मडीरा बेसिन को देखें कि दक्षिण अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में है या नहीं। तो ये यहाँ पर मडीरा बेसिन है जो दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद है, यानी पहला वाला सही सुमेलित है। उसके बाद द्रावा बेसिन को देखें
कि उत्तरी अमेरिका में है या नहीं। तो ये द्रावा बेसिन है जो मध्य पूर्वी यूरोप में आता है, इस लिहाज से ये वाला जो विकल्प है सही सुमेलित नहीं है। और तीसरा मिसिसिपी मिसौरी बेसिन, ये कहां पर है? तो ये है मिसिसिपी नदी और ये है मिसौरी नदी, इसका एरिया आएगा। तो ये है उत्तरी अमेरिका में, यानी ये जो तीसरा वाला है ये भी गलत है। इस लिहाज से जो सही युग्म सुमेलित है वह है केवल एक, यानी ऑप्शन ए इसका सही विकल्प है। ठीक, चलिए अगली खबर है, पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में बाढ़ ने कहर ढाया। तो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया जरूरी हो गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या सवाल बना? ऑस्ट्रेलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ऑस्ट्रेलिया में तटीय रेखा के सहारे पूर्व से पश्चिम की तरफ के रास्ते में शहरों का अनुक्रम क्या है? पर्थ, एडिलेड और सिडनी, ऐसा इन्होंने कहा है स्टेटमेंट में। दूसरा स्टेटमेंट है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल इसके उत्तर पश्चिम में विस्तृत है और इसकी प्राकृतिक विशेषता गोबी मरुस्थल के समान ही है। ठीक, और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसकी सभी नदियां हिंद महासागर में गिरती हैं। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और या फिर सही है। ऑप्शन केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पहला जो स्टेटमेंट है उससे हम शुरू करते हैं। पहला स्टेट कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में तटीय रेखा के सहारे पूर्व से पश्चिम की तरफ के रास्ते में पर्थ, एडिलेड और सिडनी होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ये है पर्थ, ये है एडिलेड और यहाँ पर है सिडनी। इन्होंने कहा कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर, यानी हम यहां से ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे ऐसे। लेकिन ये जो क्रम दिया हुआ है ये उल्टा है, क्योंकि पर्थ, एडिलेड और सिडनी का जो क्रम है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर मिलेगा, ना कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर। ठीक, तो इसका जो उत्तर आया वो ये आया कि वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें कहा है ग्रेट सैंडी मरुस्थल इसके उत्तर पश्चिम में विस्तृत है। तो यहां पर है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ठीक है, उत्तर पश्चिम में विस्तृत है, ये आधा स्टेटमेंट सही है। आगे, इसकी प्राकृतिक विशेषता गोबी मरुस्थल के समान ही है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गोबी मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है, जबकि ये एक उष्ण शुष्क मरुस्थल है। इस लिहाज से दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इसके अलावा और अगर हम लोकेट करें तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, और पहला कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है, इसके अलावा किम्बरले प्लेटू यहाँ पर आता है, तनामी डेजर्ट यहाँ पर आता है, गिब्सन डेजर्ट यहाँ पर आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं, जैसे सिम्पसन डेजर्ट यहाँ है और अन्य चीजें। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसकी सभी नदियां हिंद महासागर में गिरती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, सभी नदियां नहीं गिरती हैं। तो बताना है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक, चलिए अगली न्यूज। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के दाची ग्राम नेशनल पार्क में एक बड़े झुंड में कश्मीरी स्टैग को देखा गया। इन्हें स्थानीय स्तर पर हंगुल कहा जाता है। तो ऐसी एक खबर आई। जो प्रश्न है वह क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है? बताना है इस लिस्ट में कौन से जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में है। ऑप्शन है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दक्षुम, कराकोरम, हेमिस या फिर किश्तवाड़। तो कूट दिया हुआ है, उसके हिसाब से इसका हम उत्तर देंगे। तो पहले मैप में देख लें, पहले जसरोटा और दक्षुम को देखते हैं। तो जसरोटा यहां पर है कठुआ वाले क्षेत्र में, ऐसे लिख देंगे जसरोटा। उसके बाद दक्षुम, दक्षुम यहां पर है। उसके बाद आएगा काराकोरम, काराकोरम यहां पर है, यानी ये वाला जो है जम्मू कश्मीर में नहीं आएगा, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ये दोनों तो अभी तक आ गए हैं। उसके बाद हेमिस और किश्तवाड़ और बचता है। तो हेमिस यहां पर है और किश्तवाड़ यहां पर है, यानी हेमिस वाला भी विकल्प लद्दाख में है, जबकि दूसरा वाला जो काराकोरम है वो भी लद्दाख में है और बाकी जम्मू कश्मीर में आते हैं। तो हेमिस गलत है।
किश्तवाड़ वाला सही है। हमें बताना है कि कौन से संरक्षित क्षेत्र अवस्थित हैं, यानी 1, 2 और 5। तो ऑप्शन ए में हमें ये विकल्प मिल जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। खबर कहती है कि मुदुमलाई सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के आसपास के सहवासियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद इस पर एक समिति बनाई गई है। सवाल क्या बनता है? भारत के टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कुछ का नाम दिया है, स्टेटमेंट है। सत्यमंगलम और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, अमराबाद टाइगर रिजर्व कृष्णा नदी के बिल्कुल उत्तर में अवस्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट, राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व अरावली श्रेणी के पश्चिम में अवस्थित है। बताना है कि कौन से कथन सही है या सही है। पहले स्टेटमेंट से हम शुरू करते हैं, फिर पता चलेगा कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। सत्यमंगलम, मुदुमलाई और अन्नामलाई, इसको देखते हैं। तो मुदुमलाई यहां पर है, सत्यमंगलम यहां पर है और अन्नामलाई ये रहा। तो ऐसा कहा गया है कि मुदुमलाई और सत्यमंगलम अन्नामलाई के दक्षिण में है, जबकि ये यहां पर उत्तर में है। ठीक, इस लिहाज से ये स्टेटमेंट गलत है। आगे, अमराबाद टाइगर रिजर्व कृष्णा नदी के बिल्कुल उत्तर में अवस्थित है। तो ये है अमराबाद टाइगर रिजर्व यहाँ पर, और कृष्णा नदी जो जाएगी वो कुछ ऐसे होते हुए जाएगी। तो कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, ये कृष्णा नदी के उत्तर में अवस्थित है। तीसरा स्टेटमेंट, राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व अरावली श्रेणी के पश्चिम में अवस्थित हैं। तो अरावली श्रेणी कुछ यहाँ से जाएगी, तो पश्चिम हुआ इधर, जबकि ये सभी पूर्व के हिस्से में आएंगे। इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो सही कौन सा हुआ? केवल दो है ऑप्शन बी में, ये सही उत्तर है। ठीक, चलिए अगला सवाल। पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर बातचीत संपन्न हुई है। तो सवाल क्या बनता है? सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करने हैं। द्वाब क्षेत्र दिया हुआ है और कुछ नदियों के नाम दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा द्वाब क्षेत्र उस संदर्भित नदी के बीच में आता है या नहीं। जैसे पहला सिंधु सागर, सिंधु और चिनाब, रेचना, चिनाब और रावी, जेच, झेलम और सिंधु, और फिर बिष्ट, ब्यास और सतलज। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है हमें बताना है। तो पहले वाले से शुरुआत करते हैं। पहला है सिंधु सागर और दिया हुआ है सिंधु और चिनाब। चलिए अब इसको मैप में देखते हैं। तो ये यहाँ पर है सिंधु सागर दोआब, और ये है सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सिंधु और चिनाब, यानी ये गलत हो गया। आगे रेचना, चिनाब और रावी। तो रेचना यहाँ पर है, चिनाब यहाँ पर है और रावी यहाँ पर है, यानी ये सही है रेचना। और नाम से ही पता चल रहा है रेचना रा यानी रावी, च यानी चिनाब नदी। अगला है जेच। जेच कहता है झेलम और सिंधु। तो जेच यहाँ पर है, झेलम सिंधु यहाँ हो जाएगी, और ये है झेलम और चिनाब के बीच में, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत है, जो मैच है वो गलत है। अगला है बिष्ट यानी ब्यास और सतलज के बीच में। तो बिष्ट आएगा यहाँ, ये है ब्यास नदी और ये है सतलज नदी, यानी ये वाला जो विकल्प है ये सही है, जो मिलान है वो सही है। तो अब हमें बताना है कि कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें दूसरा और चौथा जिसमें होगा वो उत्तर सही होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही विकल्प है, दूसरा और चौथा। ठीक, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा हैं? ऑप्शन है काबुल, गिलगिट, जास्कर और जोहोब। तो हमें बताना है कि सही उत्तर कौन सा है, कौन सा हिस्सा है और कौन सा नहीं है। तो मैप में देखते हैं। पहली नदी है काबुल नदी। काबुल नदी यहाँ पर है, जो जाकर के सिंधु में मिल रही है, ये सही है। दूसरी है गिलगिट। तो गिलगिट नदी यहाँ पर है, ये भी सिंधु में मिल रही है, सिंधु के बेसिन का हिस्सा है। अगली है जास्कर। तो जास्कर यहाँ पर है, ये भी इसका हिस्सा है। और चौथी है जोब। तो जोब नदी यहाँ पर है और ये भी इसका हिस्सा है।
यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। और भी अगर हम कुछ महत्वपूर्ण नदियों की बात करें तो हमें श्योक नदी दिख रही है यहाँ पर स्वात है, ठीक, और काबुल की तो बात कर ही ली, इंडस नदी है, यहाँ सोहन नदी है, कुछ महत्वपूर्ण नदियां यही है। चलिए अगला सवाल है, विशाखापत्तनम के पास मौजूद जियोलॉजिकल साइट एर्रामत्ती दिब्बालू के संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों ने पहल की है, खबर में बताया गया है। सवाल में युग्म दिए हुए हैं जिसमें जियोलॉजिकल साइट दी हुई है और राज्यों के नाम दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं और कौन से सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सी जियोलॉजिकल साइट उस राज्य में आती है। ऑप्शन है एर्रामत्ती दिब्बालू आंध्र प्रदेश, दूसरा वर्कला क्लिफ सेक्शन केरल, तीसरा बार कांग्लोमेरेट राजस्थान और चौथा मामलुह गुफाएं मेघालय। कौन सा युग्म सही है ये बताना है। चलिए पहले हम एर्रामत्ती दिब्बालू से शुरू करें तो ये एर्रामत्ती दिब्बालू यहाँ पर आएगा, ये वाली साइट, और ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये सही है। दूसरा है वर्कला क्लिफ सेक्शन, तो वर्कला क्लिफ सेक्शन आगे उसमें कहा गया है केरल, तो ये यहाँ पर आएगा, केरल का ही हिस्सा है, ये भी सही है। अगला है बार कांग्लोमेरेट, ये यहाँ पर आएगा राजस्थान वाले एरिया में, तो ये भी सही है। और चौथा है मामलुह गुफाएं मेघालय, तो ये भी आएगी यहाँ पर मेघालय में ही, और ये विकल्प भी सही है, यानी ये मिलान सही है। तो बताना है कौन से सही सुमेलित हैं, इसका ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं आज क्या अभ्यास प्रश्न दिया जाएगा आपको, जिसका आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कहता है कि भारत के मानचित्र पर दक्षिण भारत की नदियों का अवलोकन कीजिए, यानी भारत का नक्शा ले लीजिए, उसमें दक्षिण भारत की नदियों को देखिए। मानकर चलिए कि अगर एक व्यक्ति को किसी नदी के सहारे बंगाल की खाड़ी तक जाना हो तो वह लगभग सीधे प्रवाह, जिसका मतलब हुआ कम एवं लघु विसर्प और न्यून दिशा परिवर्तन, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे ना जा रही हो, उसका कम विसर्प हो और कम ही दिशा परिवर्तन हो रहा हो, एक सीधे प्रवाह को मान करके चलेंगे, को ध्यान में रखते हुए किस नदी को अन्य तीन के मुकाबले वरीयता दी जाएगी। ऑप्शन है पेन्नार नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या फिर कावेरी नदी। तो कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का आपको जवाब देना है, जल्दी से इसका जवाब तलाशिए और कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो आज के लिए जो महत्वपूर्ण खबरें थी उनको यहीं पर रोकते हैं, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों और मैप के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।